So hi everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are moving to our next chapter of ISC Business Studies. और इस चैप्टर में हम लोग ई बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है लेटर ऑन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो एसेट्स, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो कि पहली बार आपके आईएससी सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। इससे पहले ये सब आईएससी सिलेबस में नहीं होते थे और सही तरीके से देखा जाए तो वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, कॉमर्स से ज्यादा टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये नोट्स, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड ऐप पे जाओ। अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड ऐप पे जाकर के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप ये नोट्स डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। एंड बहुत सिंपल सा चैप्टर है, शुरू में तो बहुत सिंपल है, आगे जाके और सिंपल हो जाएगा जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो, सबसे पहली बात, ई बिजनेस किसे कहते हैं? तो पहली बात तो आप इसको प्रिंट करा लेना नोट्स, एंड एक हाईलाइटर रखना। ठीक है, जैसे जैसे मैं मार्किंग कर रहा हूं आप भी मार्किंग करते हुए चलना। ठीक है, सो व्हाट इज ई बिजनेस? ई बिजनेस ये क्या है? ई बिजनेस क्या है? देखो, डूइंग बिजनेस ऑनलाइन इज ई बिजनेस। सिंपल सा बात है, जब आप कोई भी चीज को ऑनलाइन करते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, सो इफ यू डू बिजनेस ऑनलाइन दैट इज कॉल्ड ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक है, किसके हेल्प हेल्प से करोगे? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो जब आप इंफॉर्मेशन आईटी का यूज करके या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का यूज करके जब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं दैट इज कॉल्ड ई बिजनेस। ठीक है, क्या करेंगे उसमें? वही करेंगे जो पहले करते थे, बाइंग एंड सेलिंग ही होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग ही होगी, वही बिजनेस तो वही है, बेचना ही है हमें। ठीक है, बट ऑनलाइन, तो इसे हम कहते हैं ई बिजनेस। कुछ थोड़ा फीचर्स जान लेते हैं, दो चार फीचर्स, दो से तीन फीचर्स जान लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। सबसे पहली बात तो ये इजी टू सेटअप रहता है, आपको कोई फिजिकल शॉप खोलने की जरूरत नहीं, उसका कोई रेंट एग्रीमेंट की जरूरत नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की जरूरत नहीं, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इट इज इजी टू सेटअप। कोई इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी नहीं होती, नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। एक लोकल शॉप होता तो सिर्फ लोकल लोग आके खरीदते, बट आपकी वेबसाइट है तो पूरा इंडिया इसमें खरीद सकता है। इंडिया तो छोड़ो, पूरा वर्ल्ड, आप इंटरनेशनली अपना बिजनेस चला सकते हैं, ई बिजनेस है अगर तो। ठीक है, तो इसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिट होती नहीं है। मच चीपर देन ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको स्टाफ रखना पड़ता, स्टाफ 24 आवर्स के लिए काम नहीं करते, स्टाफ 8 to 10 आवर्स के लिए काम करते, बट ये आपका फुल टाइम चलेगा। स्टाफ रखते तो सैलरी जाता, यहां कोई सैलरी नहीं जा रही है। दुकान खोलते तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता, रेंट होता, कॉर्पोरेशन टैक्स होता, बहुत खर्चे होते, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता, ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट। बट ऑनलाइन में ये सब चीजें बहुत कम हो जाती है, हमें कोई रेंट नहीं पे करना, कोई सैलरी नहीं पे करना, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं। एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा होता है बट वो ऑफलाइन जितना महंगा नहीं होता है। ठीक है, सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स, फ्यू फीचर्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। तो जब आप ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, हाँ, कोई मीटिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती, बायर्स एंड सेलर्स को मीट नहीं करना पड़ता। आपने भी तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किया है, आप जब जोमेटो से खाना मंगाते हो या डोमिनोज से जब आप पिज्जा मंगाते हो तो क्या फिजिकली जा करके वहां ऑर्डर देते हैं? आप तो ऐप से, मोबाइल ऐप से ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये विदाउट मीटिंग ट्रांजैक्शन हो जा रहा है, बायर्स एंड सेलर्स को मीट करने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, स्कोप क्या है? स्कोप मतलब कितने तरीकों से ये किया जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर, व्हाट आर द वेरियस स्कोप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर। तो देखो, सबसे पहला होता है बी टू बी ट्रांजैक्शन। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब ये ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होगा, ये सारे ऑनलाइन होंगे। बाय द वे, वी आर डूइंग द चैप्टर इन ई बिजनेस, तो ई बिजनेस में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होने वाले हैं। ठीक है, बट ऑनलाइन किसके किसके बीच? तो पहला है बी टू बी, मतलब दोनों ही बिजनेस होंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर से बाई किया ऑनलाइन। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर से बाई किया ऑनलाइन। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो प्रोडक्शन करता है, जैसे कि कैंडीज का प्रोड्यूसर, उसे हम मैन्युफैक्चरर कहेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन हुआ? डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके गुड्स को आगे लेकर जाएगा, कंज्यूमर तक लेके जाएगा, तो होलसेलर, रिटेलर, इन तक लेकर जाएगा, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि आप तो मैन्युफैक्चरर है, आप तो फैक्ट्री में बैठ के प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपके गुड्स को लेकर के कौन जाएगा? वो है डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप भी बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, और डिस्ट्रीब्यूटर भी बिजनेस कर रहा है, तो बोथ ऑफ यू आर बिजनेस। ठीक है, और आपकी बाइंग जो हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है, तो ये ई बिजनेस है, बी टू बी नेचर का, दोनों ही बिजनेस है। क्लियर है? अच्छा, एक होता है बी टू सी, ये तो सबसे कॉमन है। हम लोग जब जोमेटो से खाना मंगा रहे, या हम लोग जब अमेजोन से कुछ चीज मंगा रहे, या हम लोग जब फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से कुछ मंगाते हैं, तो दिस इज बी टू सी। कोई सेलर है, कोई बिजनेस है जो हमें डायरेक्टली गुड्स को बेच रहा है। देयर इज नो होलसेलर, रिटेलर इन बिटवीन, कोई और नहीं है, कोई मिडल मैन नहीं है। वी बाय डायरेक्टली फ्रॉम द
बिजनेस और द सेलर। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, जोमेटो, ये सब सब जो है वो B2C का एग्जाम्पल है, बिजनेस टू कंज्यूमर ऑनलाइन। ठीक है, बिजनेस कंज्यूमर को ऑनलाइन बेच रही है डायरेक्टली, इसको D2C भी बोलते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। नेक्स्ट आता है C2B। C2B मतलब अभी कंज्यूमर फ्रंट सीट पर आ गया। C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। इसका एग्जांपल ये है कि मान लो एक सेलिब्रिटी है और एक सेलिब्रिटी अपने घर को रिनोवेट करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो वो सेलिब्रिटी क्या करता है, सोशल मीडिया पे लिख देता है कि आई वांट टू रिनोवेट माय हाउस। अब जितनी भी इंटीरियर डिजाइनिंग वाली एजेंसीज है, जितनी भी कंपनी जो घरों का काम करते हैं, घरों की डिजाइनिंग करते हैं, एजेंसीज ऐसे, वो उसके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर प्लीज गिव अस द प्रोजेक्ट, हम आपका ये काम 1 करोड़ में कर देंगे। कोई लिखेगी कि नहीं हम लोग आपका काम 80 lakhs में कर देंगे, कोई लिखेगा कि हम आपका काम 1 crore 50 lakhs में कर देंगे। तो ऐसे करके 10-12 कमेंट्स आ जाएंगे। तो क्या हुआ, कंज्यूमर ने सोशल मीडिया पे लिखा, सोशल मीडिया मतलब ऑनलाइन लिखा, तो कंज्यूमर ने ऑनलाइन लिखा और ऑनलाइन ही कमेंट्स आए, ऑनलाइन ही उन्होंने रेट कोट कर दिया, अपना अपना रेट बता दिया कि कौन 1 करोड़ में कर देगा, कौन 50 lakhs में कर देगा, कौन 80 lakhs में कर देगा, सबने अपना अपना रेट्स दे दिया। अब कंज्यूमर उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट हैंडओवर कर देगा। तो ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, ये ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुआ। किंग सीट पे कौन बैठा है, इस बार कंज्यूमर बैठा है, कंज्यूमर की तरफ से ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ। सो दिस इज C2B ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ पे सेवरल कंपनीज वो अपना रिव्यू करेगी और रेट रेट का कोटेशन करेगी, रेट कोट करेगी और कंज्यूमर उसके बेसिस पे सेलेक्ट कर लेगा। तो ये सारा काम ऑनलाइन हो गया, घर बैठे बैठे हो गया। ठीक है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के हेल्प से हो गया। एक और आता है C2C। C2C मतलब अभी दोनों ही कंज्यूमर है, दोनों ही कंज्यूमर है। जैसे कि मैं अपना पुराना फोन बेचना चाहता हूं, आई वांट टू बाय अ न्यू फोन, तो मैं अपना पुराना फोन बेचना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने अपने फोन का क्या किया, OLX में जाके, OLX एक वेबसाइट है जहां पे आप अपने पुरानी चीजों को बेच सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है, किसी और को जरूरत हो सकती है उसकी, तो आप अपने पुराने फोन को जाके वहां पे लिस्ट कराओ, प्राइस रख दो, और अगर किसी को मन होगा तो वो उस प्राइस पे आपके गुड्स को खरीदेगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन होगा, वहां से पेमेंट आएगा और आपका ऑर्डर भी वहीं से आएंगे और आपको ऑर्डर कुरियर के थ्रू डिस्पैच कर देना है। ठीक है, तो ये क्या है, मैं भी एक कंज्यूमर, आई एम नॉट अ फोन सेलर, मैं तो एक बार बेच रहा हूं, मैं मेरा रेगुलर बिजनेस थोड़ी ना है, मैं तो अपने ओल्ड फोन को बेच रहा हूं। ठीक है, सो आई एम ऑल्सो कंज्यूमर, मैं भी यूजर ही हूं इस फोन का, एंड जो खरीदने वाला है वो भी यूजर ही है, वो भी कंज्यूमर ही है। तो दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंज्यूमर्स, बट हो कहां पे रहा है, ये ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहा है, देयरफॉर दिस इज ई बिजनेस ऑफ C2C नेचर। तो 4 तरीके के यहां पे हमने ट्रांजैक्शंस पढ़े, ये चारों में एक चीज कॉमन है कि ये चारों ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ बेनिफिट्स देखते हैं ई बिजनेस के, बेनिफिट्स यानी कि एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेजेस मेरिट्स देखते हैं ई बिजनेस करने का। तो मोर और लेस जो हमने फीचर में डिस्कस किया था वही सब पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट होंगे। ईज ऑफ फॉर्मेशन, आराम से आप इस बिजनेस को फॉर्म कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का ना तो कॉस्ट आता है ना तो टाइम लगता है। ठीक है, तो यू कैन डू इट जस्ट बाय सिटिंग एट होम। एक वेबसाइट या ऐप की जरूरत है, और बहुत लोग तो सोशल मीडिया से ही कर लेते हैं, उनको ऐप और वेबसाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ऑनलाइन बिजनेस सिटिंग एट होम आप इसको कर सकते हैं, कन्वीनियंट है, आपको कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं जो सिर्फ 8 घंटे या 10 घंटे के लिए आएगा। आप ये बिजनेस 24 आवर्स कर सकते हो और हर दिन कर सकते हैं। ठीक है, कोई छुट्टी की दिन आपका बिजनेस बंद नहीं रहेगा, वेबसाइट है तो ऑल टाइम ओपन रह सकता है, संडे को बंद करने की जरूरत नहीं, रात को बंद करने की जरूरत नहीं, हॉलीडेज में बंद करने की जरूरत नहीं, यू कैन डू बिजनेस एनी टाइम एंड एवरी टाइम। स्पीड है क्योंकि इंटरनेट की हेल्प से हो रहा है, देयरफॉर स्पीड है। पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं क्योंकि सारा काम अब ऑनलाइन हो रहा है, तो पेपरलेस सोसाइटी हो रही है। दिस इज नेचर फ्रेंडली ऑल्सो। ठीक है, एंड बहुत जगह गवर्नमेंट ने भी ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपको पेपर सेव करना है, ज्यादा काम डिजिटली करना है। तो एक तो बेनिफिट ये है कि हम गवर्नमेंट का ऑर्डर मान रहे हैं, और दूसरा बेनिफिट ये है कि हम नेचर के लिए भी सोच रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट देखो, 4-5 पॉइंट करके चलना, वो है कि इससे आपको ग्लोबल रीच मिल जाएगा। अब आप अपने शॉप के जैसा नहीं कि लोकल लोगों को ही बेच रहे हैं, ओनली उन्हीं लोगों को बेच रहे जो आपकी शॉप पर आ पा रहे। थ्रू ऑनलाइन यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस बियॉन्ड योर लोकल ज्योग्राफी। ठीक है, आप शहर से बाहर बेच सकते हैं, आप स्टेट से बाहर बेच सकते हैं, और आप कंट्री से बाहर भी बेच सकते हो। तो टुडे द रीच इज नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स है, बाकी भी आप बेनिफिट्स देख सकते हो, थोड़ा इजी इजी पॉइंट्स है, बट 5 कर लेना काफी है।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पेज नंबर 3 में पढ़ने जा रहे हैं वो है कि एक सक्सेसफुल ई बिजनेस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। अगर आप भी ई बिजनेस करना चाहते हैं, नाउ कमिंग टू यू, इफ यू वांट टू डू, और आपको आगे जाके जब आप बिजनेस करोगे तो ऑब्वियसली ई बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब जमाना ही ई बिजनेस का है। और आप लोग अभी क्लास 11-12 में हो, आगे जाके अभी आप 4 साल कॉलेज में बिताओगे, तो अभी आपके 5-6 साल तो पढ़ाई है। बट 5-6 साल के बाद जब आप मैदान में उतरोगे तब आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब भी कर सकते हो या बिजनेस करेंगे। तो जब बिजनेस करोगे तो आपको ई बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि 5-6 ईयर्स में तो इंटरनेट और बड़ा होने जाने वाला है। तो तब आप कैसे करोगे और आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी वो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमेशा जब पढ़ोगे ना तो इस तरीके से करना कि आपको इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहली चीज, आप ई बिजनेस करने जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगी एक बहुत अच्छी डिजाइन वाली वेबसाइट। वेबसाइट भी हो सकती है, ऐप भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक, जैसे ऑफलाइन बिजनेस करते थे तो आपको एक शॉप लगता था ना, या एक ऑफिस लगता था ना, ऑफिस या शॉप जहां पे आप बैठे रहते थे और कंज्यूमर आएंगे आपसे वहीं पे बात करेंगे, मतलब एक प्लेस तो लगेगा। कंज्यूमर आएंगे किधर, ऑफलाइन था तो शॉप में आते थे या ऑफिस में आते थे, ऑनलाइन है तो किधर आएंगे, वेबसाइट में आएंगे या फिर ऐप में आएंगे। दिस इज योर लोकेशन जहां पे कंज्यूमर आएगा आपके प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, ठीक है। तो ऑफलाइन में शॉप होता था, ऑनलाइन में वेबसाइट है, यहीं पे आपके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाएगा, कंज्यूमर यहीं पे आएंगे, ये आपका ऑनलाइन लोकेशन है। तो एक तो आपको ये लगेगा। दूसरा, आपको कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर लगेंगे, ठीक है, इसके बिना तो आप वेबसाइट चला ही नहीं सकते या आपके कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकते। तो कंप्यूटर डिवाइसेस भी लगेंगे। कंप्यूटर का मतलब सिर्फ वो स्क्रीन और कीपैड नहीं होता है, कंप्यूटर में पीओएस मशीन भी आ जाएगा, ठीक है, बार कोड स्कैनर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें भी आ जाएंगी जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाने में यूजफुल है। तो कंप्यूटर में वो सारी चीजें आ जाएंगी, ऑल हार्डवेयर विच विल बी रिक्वायर्ड। बेसिकली एक मशीन लगेगा आपको, ठीक है। अच्छा, फिर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, सिंपल भाषा में बोले तो इंटरनेट लगेगा, क्योंकि इंटरनेट के बिना आपकी वेबसाइट चलेगी नहीं। तो इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन का बहुत अच्छा सिस्टम लगेगा। एंड फॉर दैट टेलीफोन लाइंस एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स लगेंगे। ये वो वायर है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट एक वायर्ड कम्युनिकेशन है तो वायर्स लगेंगे, टेलीफोन लाइंस लगेंगे, आपको टावर्स लगेगा, आपको ऑप्टिकल फाइबर्स लगेंगे, ये सब चीजें लगेंगे फॉर कम्युनिकेशन। इंटरनेट में मैसेज जाएगा कैसे, इनके थ्रू जाता है, इन वायर्स के थ्रू जाता है कम्युनिकेशन। तो ये सब लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये सब तो हो गई चीजों की बात। अब आपको लोग भी लगेंगे, ऐसे लोग लगेंगे जो कि थोड़ा इंटरनेट को समझते हैं, जो कि थोड़ा टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो कि थोड़े से पढ़े लिखे हैं, ठीक है। सो आपको एक बहुत वेल क्वालिफाइड रिसोर्स लगेगा, मतलब वेल क्वालिफाइड पीपल लगेंगे जो इंटरनेट को समझे, वेबसाइट को समझे, वेबसाइट कभी कभी लैग करता है तो उसको ठीक कर दे, वेबसाइट हैक हो सकता है तो उससे बचा ले, ठीक है, वेबसाइट की कोडिंग को समझे। तो ऐसे आईटी के नॉलेज रहने वाले लोग आपको लगेंगे। एंड लास्टली, पेमेंट को रिसीव करने का एक बहुत अच्छा सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए कि आप पेमेंट को रिसीव कैसे कर रहे हैं। बिकॉज गुड्स तो चलो आप कुरियर के थ्रू भेजेंगे, बट कस्टमर पैसा आपको कुरियर के थ्रू नहीं भेजता। कंज्यूमर पैसा जो है वो ऑनलाइन पे करता है, ऑन स्पॉट पे करता है, ठीक है। सो दैट पेमेंट विल बी डन बाय यूपीआई, या फिर वो बैंक ट्रांजैक्शन करेगा या फिर कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करेगा। तो उसको रिसीव करने का कोई मैकेनिज्म तो आपके पास होना चाहिए, पेमेंट गेटवे होना चाहिए। तो ये जो भी चीजें हैं ना, ये एजेंसी वाले आपको करके देंगे। आपको इतना टेंशन नहीं लेना कि ये सब कैसे करेंगे आगे जाके, आपको कुछ नहीं करना, इन सब के लिए एजेंसी होती है, वो एजेंसी आपको सब कुछ सेटअप करके देगी, ठीक है। बट आपके मन में एक अच्छा सा आइडिया होना चाहिए कि आप क्या बेचने वाले हैं, किसको बेचने वाले हैं, उसकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, ये सब का आपको एक थॉट होना चाहिए। ये सब कुछ करके देने के लिए बहुत सारी एजेंसीज है मार्केट में, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू अरेंज दीज थिंग्स, यू जस्ट नीड टू फाइंड अ गुड एजेंसी हु विल डू ऑल दीज थिंग्स फॉर यू, ठीक है। आपके मन में बस एक अच्छा बिजनेस आइडिया होना चाहिए। ओके, अब जो पेमेंट के बारे में हमने बात किया पॉइंट नंबर 5 में, तो वो पेमेंट कैसे होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द पेमेंट, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 पॉइंट है। देखो, सबसे पहले एक इशूइंग बैंक होना चाहिए। इशूइंग बैंक मतलब आपका कस्टमर का बैंक होना चाहिए जो पैसा भेजेगा।
एक होना चाहिए अक्वायरिंग बैंक, ये आपकी बैंक होगी जो कि पैसा रिसीव करेगी। तो दो बैंक्स तो होने चाहिए, पहली बात, एक कस्टमर का बैंक और एक आपका बैंक होना चाहिए, ठीक है। और एक पेमेंट प्रोसेसर होना चाहिए, इस ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक प्रोसेसर होना चाहिए जो कि एक बैंक से दूसरी बैंक में ये ट्रांजैक्शन मूव करेगा, ठीक है। ये बैंक्स के बीच में आपस में होता है, आरबीआई इसको मॉनिटर करती है, आपको इसका हेडेक नहीं लेना है, ठीक है। ये सब चीजें बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, आरबीआई इज देयर टू टेक केयर, ठीक है। तो एक प्रोसेसर होगा, ये एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांजैक्शन को मूव कराएगा। और एक पेमेंट गेटवे होगा, जैसे कि रेजर पे का आपने नाम सुना होगा, रेजर पे इज अ वेरी फेमस पेमेंट गेटवे। कुछ बैंक्स अपना खुद का पेमेंट गेटवे रखती हैं। इसका काम क्या होता है? पेमेंट गेटवे का काम होता है इंक्रिप्शन करना। इंक्रिप्शन मतलब आपके इंफॉर्मेशन को कोड में कन्वर्ट कर देती है सो दैट हैकर्स उसको पढ़ ना पाए। तो आपके डिटेल्स को सिक्योर रखने के लिए, आपके डिटेल्स को प्राइवेट रखने के लिए, आपके ट्रांजैक्शन की अमाउंट कितनी थी, आपका ट्रांजैक्शन में नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, बेसिकली ऑल टाइप ऑफ डिटेल्स अबाउट यू हैव टू बी केप्ट प्राइवेट। तो वो काम होता है पेमेंट गेटवे के थ्रू। तो जब भी पेमेंट होता है ना ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो चार चीजें लगती है। एक तो सामने वाले का बैंक, कस्टमर का बैंक लगेगा, एक आपका बैंक लगेगा जो आप रिसीव करोगे, ये वहां से पैसा यहां तक लाने के लिए एक प्रोसेसर लगेगा, और आने के टाइम बीच में कोई ट्रांजैक्शन पे नजर ना मारे इसके लिए एक पेमेंट गेटवे लगेगा। तो चार चीजें लगती है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, जो कि बहुत सिंपल सब चीज है। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आपने कभी किया है या घर में किसी सीनियर को करते हुए देखा है तो आपको ये सब पता होगा, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो एक बार देख लेना, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सभी करते हैं, तो इसी तरीके से किया जाता है। देखो, व्हाट आर द स्टेप्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का। सबसे पहले आप एक सेलर को ढूंढो और पहले रजिस्ट्रेशन करो। आप किसी भी वेबसाइट से कुछ खरीदना चाहते हैं या किसी भी ऐप से कुछ खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा वहां तक और रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन मतलब अपना नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब आप भरोगे, ठीक है। क्योंकि जब आप परचेज करेंगे तो गुड्स आपके घर आएगा ना, तो घर का एड्रेस देना पड़ेगा आपको। वो लोग कांटेक्ट करेंगे तो फोन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। आपको बिल भेजेंगे तो ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें आपको डिटेल देनी पड़ेगी। सो सबसे पहले आप एक सेलर को ढूंढो। सब दूसरा हो गया कि अब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे, ठीक है। आपको क्या क्या खरीदना है, कितने आप कुछ और प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो ये सबको आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, ठीक है। आप दूसरे वेबसाइट से भी कंपेयर कर सकते हो, और कंपेयर करने के बाद आप सिलेक्ट कर लेना कि आपको क्या क्या खरीदना है, ठीक है। खरीद लेने के बाद फिर आता है, सॉरी, क्या क्या खरीदना है वो आप सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आता है ऑर्डर प्लेस करना। तो देखो, जब आपने सिलेक्ट किया है ना, तो आपके जो प्रोडक्ट्स है वो एक शॉपिंग कार्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। हर वेबसाइट में एक कार्ट का ऑप्शन होता है। जब आपको कोई चीज पसंद आता है तो आप उसे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट का मतलब है अभी वो आपके कार्ट में रहेगा प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको एक नहीं 10 प्रोडक्ट खरीदने हैं और अलग अलग कैटेगरीज में खरीदने हैं, तो बहुत सारी चीजें, सबको ऐड करते जाओ कार्ट में, ठीक है। कार्ट में ऐड हो गया और लास्ट में आप चेकआउट कर लो, एक बार में पेमेंट करके निकल लो, ठीक है। तो बाद में आप सबको एक साथ परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉपिंग कार्ट में सारी ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्डेड रहती है, एंड फाइनली यू कैन चेकआउट। चेकआउट करने के टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस है। आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, अगर आप नई वेबसाइट है, आपको ट्रस्ट कम है उनपे, तो कैश ऑन डिलीवरी कर लो, ठीक है। या फिर आप चेक का ऑप्शन, वहां आजकल तो नहीं रहता है, बट चेक का ऑप्शन पहले हुआ करता था कि घर में आएगा जब प्रोडक्ट, तो आप कैश ना देके उनको चेक दे देंगे। ये ऑप्शन आजकल नहीं रहता, ठीक है। नेट बैंकिंग कर सकते हैं आप, एटीएम कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और या फिर डिजिटल कैश यानी यूपीआई वगैरह, इन सब के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बहुत तरीके, वो आपको वहीं पे वेबसाइट में बता दिया जाता है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहेंगे। यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम, ठीक है। फिर कुछ दिनों के अंदर में आपकी डिलीवरी हो जाती है प्रोडक्ट की। इसमें डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, कितना एक्सेसिबल जगह पे रहते हैं, ठीक है। आप सेलर से कितने दूर रहते हैं, तो 3-4 दिन में भी आ सकता है इफ यू आर इन द सेम सिटी, या फिर अगर आप थोड़े दूर रहते हैं तो 10-12 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट सेल एक्टिविटी भी होती है। पोस्ट सेल एक्टिविटी का मतलब है अभी गुड्स बिक गया है, बट तब भी आपको कुछ कम्युनिकेशन की जरूरत है। कोई महंगा गुड्स है, कोई बड़ा गुड्स है, या जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेलीविजन है, तो टेलीविजन को सेटअप करने के लिए आपको वापस से उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर कोई फर्दर कांटेक्ट की जरूरत है तो उसे हम कहते हैं पोस्ट सेल एक्टिविटी। मतलब ये होता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपको स्टिल कोई सर्विसेज चाहिए, बायर मे नीड सम सर्विसेज, तो फिर आपको पोस्ट सेल एक्टिविटी में मिलेगा। सपोज आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को सेटअप करने के लिए आपको
वापस से उनकी जरूरत पड़ेगी, उनकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ओनली। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और ये टॉपिक को आपको थोड़ा रिपीट कर करके सुनना है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एक बार में क्लियर कट समझ में आ जाते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो रिपीटेशन डिमांड करते हैं। ये वो टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा सा रिपीट करके सुनना पड़ेगा। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। कुछ नहीं है, ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की टेक्नोलॉजी है। जैसे कि मान लो ये एक पेज है, ये एक पेज मैंने लिया और इस पेज में मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिखता हूं। सपोज आई एम मैन्युफैक्चरिंग पोटेटो चिप्स, मैं पोटेटो चिप्स बनाता हूं, तो कहीं से तो मैं पोटेटोज अक्वायर कर रहा हूं, प्रोक्योर कर रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, तो जहां से मैंने परचेज किया उसकी मैंने इंफॉर्मेशन यहां पे लिख दी। ठीक है, फिर जो चिप्स में मसाले या फ्लेवर अगर आप ऐड करेंगे तो वो सब आपको कहां से खरीदा उसकी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड कर दी। तो ये इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं एक पेज में। जब यही चीज आप डिजिटली करते हैं तो फिर हम लोग उसको पेज नहीं बोलते, डिजिटली जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन ब्लॉक में रिकॉर्डेड है। और फर्दर आप और इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करोगे, एक और इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करोगे। अब आप चिप्स बना रहे हैं तो आपकी चिप्स कहां कहां जा रही है, कौन कौन से स्टेट में जा रहा है, ठीक है, कौन से टाइम में किस स्टेट में गया, इसकी इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये ब्लॉक का चेन बन गया। एक सिंगल को आप बोलोगे ब्लॉक, एक सिंगल पेज, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक, एंड मल्टीपल ब्लॉक्स इज कॉल्ड ब्लॉक चेन। ठीक है, तो ब्लॉक चेन जो है ना, ये दो वर्ड्स को जोड़कर बनाया गया ब्लॉक। एक है ब्लॉक, ब्लॉक मतलब एक पेज जिसमें आप इंफॉर्मेशन, और मल्टीपल पेजेस विल बी कॉल्ड ब्लॉक चेन। तो इसमें दो वर्ड है बेसिकली। ठीक है क्या, ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की एक टेक्नोलॉजी है। डिजिटली इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। तो ये डिजिटल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना एंड स्टोर करके रखना, इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये एक हो गया ब्लॉक और मल्टीपल हो जाएंगे ब्लॉक की चेन। ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे पेजेस ऐड होते जाएंगे। जैसे जैसे आप और एक्टिविटीज करेंगे वो सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती जाएगी और आपका पेजेस या आपके ब्लॉक्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, देयर विल बी अ थर्ड ब्लॉक जो ऐड हो जाएगा, देन देयर विल बी अ फोर्थ ब्लॉक, देन देयर विल बी अ फिफ्थ ब्लॉक, और ये सब मिलकर कहलाएंगे ब्लॉक चेन। द बेस्ट थिंग अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज कि इसमें कोई ऑल्टर नहीं कर पाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी कॉपी जो है वो सबके पास रहती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जैसे कि जो भी ये इंफॉर्मेशन इसमें लिखा है, जो भी इंफॉर्मेशन इसमें लिखा है, आप सारे इंफॉर्मेशन को वेबसाइट में जाके क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो ये लेट्स सपोज दिस इज अ क्यूआर कोड। ठीक है, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बने रहते हैं इस पे। ठीक है, तो ये एक क्यूआर कोड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आप किसी भी वेबसाइट से जाके कर सकते हैं। तो आपने वेबसाइट में अपना इंफॉर्मेशन अपलोड करना है, वो वेबसाइट आपको एक इसका क्यूआर कोड बना के दे देगी। अब जो भी पर्सन इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा उसको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो अब ये क्यूआर कोड आपने सारे पैकेट्स में छपवा दिए। ठीक है, आपने लेस के सारे पैकेट में ये क्यूआर कोड छपवा दिया और इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू मेक अ चेंज। अब मैं चाहता हूं कि अरे एक इंफॉर्मेशन मैं यहां बदलना चाहता हूं, आई वांट टू चेंज दिस इंफॉर्मेशन, ये सेकंड वाला जो इंफॉर्मेशन है, आई वांट टू चेंज दिस, आई वांट टू चेंज दिस, इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि क्यूआर कोड सबके पास पहुंच चुका है। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेक चेंज इन योर कॉपी। ये आपकी कॉपी थी, दिस इज योर कॉपी। आप अपने कॉपी में चेंज कर लोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी कॉपी सबके पास है। तो आप अपने वाले में काट के कुछ और लिख लोगे और बोलोगे कि नहीं नहीं इंफॉर्मेशन तो ये है ना। इंफॉर्मेशन इज पब्लिकली अवेलेबल, सो योर चेंजिंग वन थिंग विल नॉट अफेक्ट द मार्केट। एवरीबडी हैज दिस क्यूआर कोड, एवरीबडी हैज दिस इंफॉर्मेशन। आप अपना पर्सनल कुछ भी काट के कुछ भी चेंज कर लो, डज नॉट मैटर। ठीक है, तो इसीलिए ये एक ट्रस्ट वर्दी टेक्नोलॉजी है। दिस इज अ ट्रस्ट वर्दी टेक्नोलॉजी। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू ऑल्टर एनी पास्ट रिकॉर्ड। आप घर पे बैठ के जितना भी चेंज कर लो, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि ये सबके पास अवेलेबल है। सो यू मेकिंग एनी चेंज डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस। ठीक है, तो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आपसे सिंपल भाषा में कोई पूछे कि क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो आप बोलेंगे कि इट इज अ टेक्नोलॉजी जिसके हेल्प से आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इट इज अ टेक्नोलॉजी जिसके हेल्प से आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। एंड जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ता है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ते जाएंगे, तो वो ब्लॉक का एक चेन बन जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें ऑल्टरेशन पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज वाई इट इज अ ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें कोई भी छेड़छाड़, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है,
अब इसका यूज कहां कहां पे आता है, तो एक आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। सबसे पहले समझो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल फॉर्म से लेकर, देखो प्रोडक्ट हमेशा, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट पहले रॉ मटेरियल फॉर्म में होता है, फिर हम लोग उसमें कुछ प्रोग्रेस करते हैं तो इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। और फिर वो फाइनल गुड्स बन जाता है, फिनिश गुड्स बन जाता है। फिर वो फिनिश गुड्स होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट में जाता है और फाइनली वो फिर कंज्यूमर के पास पहुंचता है। ठीक है, तो कंज्यूमर के पास पहुंचने तक, कंजम्पशन होने तक, ये पूरी जो जर्नी है इसे कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपका पूरा जो रॉ मटेरियल आया और रॉ मटेरियल आके फिनिश गुड्स बन के कंज्यूमर तक जो पहुंचा, इस पूरी जर्नी को हम लोग बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसमें हर एक एक्टिविटी की हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे और वो रिकॉर्डिंग होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो वही हमें देखना है कि कहां कहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सप्लाई चेन में क्या क्या रोल है। तो देखो, सबसे पहले एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी। आप हर एक इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। रॉ मटेरियल कहां से आया है, किससे खरीदा है आपने, उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। कौन सा ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी लेकर गया है, आपके फिनिश गुड्स को लेकर गया है, उसकी ट्रांसपोर्ट वाले के वो व्हीकल नंबर क्या है। एवरी इंफॉर्मेशन आपको इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रिकॉर्ड होते हुए मिल जाएगा। ठीक है, सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आप एंड टू एंड, मतलब एक एंड से दूसरी एंड, स्टार्ट टू एंड, एवरी इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है। एनीबडी विद द क्यूआर कोड कैन स्कैन एंड कैन चेक कि अभी प्रोडक्ट कहां पहुंचा। आपने कभी अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाया होगा तो आप देखते होंगे कि आपको पता चल रहता है कि सपोज आपने दिल्ली से गुड्स मंगाया और आप कोलकाता में हो, तो आप देख सकते हो उसमें कि आज आपका गुड्स कहां पहुंचा है, दिल्ली से कहां पहुंचा है, फिर उस जगह से कहां पहुंचा है, फिर आपके शहर में आ गया है क्या, आज डिलीवरी होने वाली है। तो वो आप एवरी इंफॉर्मेशन आप ट्रैक कर सकते हैं। राइट नाउ द गुड्स इज वेयर। जब आप जोमेटो से खाना मंगाते हैं तो आपका खाना अभी होटल में है या रास्ते में है या आपके गेट पे पहुंच गया है, आप पूरा उसको ट्रैक कर सकते हैं। यू कैन डू रियल टाइम मॉनिटरिंग विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, देखो हम दो जगह पढ़ेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक हम लोग लेटर ऑन भी पढ़ेंगे और एक हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। व्हाट आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली एक कंडीशन के होने से फुलफिल हो जाते हैं। देखो एग्जांपल से समझते हैं तो अब समझ में आएगा। सपोज हमने ऐसा कंडीशन रखा है कि रॉ मटेरियल जब हमारे गोडाउन में आएगा, ठीक है, रॉ मटेरियल कोई और बेच रहा है, हमने ये कंडीशन रखा है कि रॉ मटेरियल जब हमारे गोडाउन में आ जाएगा, जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम लोग पेमेंट रिलीज कर देंगे, उस दिन हम लोग पेमेंट रॉ मटेरियल सप्लायर को दे देंगे। तो कंडीशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जिस दिन हमारे गोडाउन में एंट्री होगी उस दिन हम लोग पेमेंट कर देंगे। तो जिस दिन भी आपने एंट्री की रिकॉर्डिंग कर ली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, आपने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लिया कि 15 अगस्त को गुड्स आपके गोडाउन में आ गया, आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि जैसे आपने एक रिकॉर्डिंग किया, ऑटोमेटिकली दूसरा काम एक्टिवेट हो जाएगा, वो है पेमेंट का। पेमेंट ऑटोमेटिकली, ये आपको अलग से पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही सेट कर रखा है कि जिस दिन एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी उस दिन पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हेल्प से होता है। जिस दिन इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गया उस दिन पेमेंट हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट एक्टिविटी करनी होती है, सेकेंड एक्टिविटी ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद हाँ, काउंटरफिट प्रिवेंशन, मतलब कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि डेटा सबके पास अवेलेबल है। तो आप कुछ हेरा फेरी नहीं कर सकते डेटा में। ठीक है, आप इससे आप अपनी इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है आपके गोडाउन में जो स्टॉक है, तो स्टॉक की मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज आपके पास कितना स्टॉक है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रिकॉर्डेड रहता है, कितना बिक गया ये रिकॉर्डेड रहता है, कितना बचा हुआ है ये रिकॉर्डेड रहता है। तो सारे इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड रहते हैं और ये सबको दिख रहा होता है। ठीक है, तो स्टॉक आपका जीरो ना हो जाए, स्टॉक आपका हमेशा एक लेवल पे बना रहे, इसके लिए भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो सप्लाई चेन में, पूरी सप्लाई चेन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हेल्प हो रहा है, रिकॉर्डिंग में इसका हेल्प लिया जा रहा है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्रिप्टो एसेट्स। ठीक है, तो ये है बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज की यहाँ पे बात होगी। ये वो करेंसीज है जो कि किसी रिजर्व बैंक ने इशू नहीं किया। किसी भी कंट्री का जो करेंसी होता है वो उसकी गवर्नमेंट या फिर उसकी सेंट्रल बैंक इशू करती है। बट क्रिप्टो करेंसीज वो करेंसीज है जो कि किसी सेंट्रल बैंक ने नहीं इशू किया है, उसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, ये डिजिटल फॉर्म में होती है। और ब्लॉकचेन का इसमें क्या यूज है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अगेन ब्लॉकचेन तो बस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। तो यहां पे भी हम लोग जो पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें ब्लॉकचेन का बस इतना ही रोल है कि वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, किसने किसको क्रिप्टो करेंसी दी उसकी रिकॉर्डिंग करेगा। जैसे कि ये पहला पॉइंट देखो, क्रिप्टो करेंसी मैनेजमेंट। क्रिप्टो करेंसी मैनेजमेंट जैसे एक बहुत फेमस क्रिप्टो करेंसी आपने नाम सुना होगा, बिटकॉइन। अभी एक पर्सन के पास बिटकॉइन है, उसने दूसरे को दिया, तो ब्लॉकचेन में ये रिकॉर्ड हो जाएगा, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा कि पर्सन ए गेव इट टू पर्सन बी, और इसकी कॉपी पूरी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होगी। एवरी वन कैन सी कि एक बिटकॉइन पर्सन ए से पर्सन बी के पास गया। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यहां पे क्या रोल रहा, रिकॉर्ड का, डिजिटल रिकॉर्ड है। ठीक है, दूसरा है जिसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डी फाई। ये वो करेंसीज है जो कि किसी सेंट्रल बैंक ने इशू नहीं किया। जैसे हमारा जो इंडियन रुपी होता है उसे आरबीआई इशू करती है। ठीक है, लेकिन ये जो बिटकॉइन है इसे किसी सेंट्रल बैंक ने इशू नहीं किया है। ठीक है, दिस इज नॉट इशूड बाय एनी गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल बैंक। ये जो ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, दिस इज नॉट थ्रू एनी बैंक। अगर मैं आपको पैसे भेजता हूं, सपोज यूपीआई ट्रांसफर करता हूं, तो एक बैंक आ जाएगी बीच में, मेरा बैंक आपके बैंक को ट्रांसफर करेगा। यहां बीच में दो बैंक्स आ गए, बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए। बट यहां पर देर इज डिसेंट्रलाइज, यहां पे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात ही नहीं हो रही है। यहां पे हम लोग बैंक्स के बिना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ए इज डायरेक्टली ट्रांसफरिंग टू बी। ठीक है, अब आता है एनएफटीज। व्हाट आर एनएफटीज? देखो, नॉन फंजिबल टोकन है, बट पहले फंजिबल टोकन समझते हैं। फंजिबल टोकन क्या होता है? देखो, जैसे मेरे पास एक 100 रुपी का नोट है, ठीक है, और आपके पास भी एक 100 रुपी का नोट है। अब मैं आपको ये दे दूं अपना वाला नोट, आप मुझे अपना वाला नोट दे दो, कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं फंजिबल। फंजिबल मतलब जिसकी वैल्यू इक्वल होती है। फंजिबल मतलब जिसकी वैल्यू इक्वल होती है। जैसे कि मैंने एक डिजिटल पेंटिंग बनाया, ठीक है, एक, या म्यूजिक बनाया, डिजिटली स्टोर करके रखा है। मैंने एक म्यूजिक बनाया, ये डिजिटली स्टोर किया हुआ है। और आपने एक पेंटिंग बनाया, ये भी स्टोर किया हुआ है। अब मैं आपको बोलता हूं कि मैं अपनी पेंटिंग की मैंने तो म्यूजिक बनाया, मैं अपने म्यूजिक की ओनरशिप आपको बेच रहा हूं। मैं अपनी म्यूजिक की ओनरशिप आपको बेच रहा हूं, बदले में आप मुझे पेंटिंग की ओनरशिप दे दो। क्या ये दोनों इक्वल चीज है? ऐसा बोल नहीं सकते ना कि ये दोनों इक्वल चीज है। यू कैन नॉट से। जब तक 100 रुपी था और 2 50 के नोट थे, आप बोल सकते थे हाँ दोनों इक्वल है, ये भी 100 का वैल्यू है और 2 50 भी 100 की वैल्यू है, वो दोनों इक्वल थे। एनीबडी कुड हैव सेड दैट। बट मैं आपको अपनी डिजिटल, मेरा जो डिजिटल रिकॉर्ड में म्यूजिक है, म्यूजिक तो एक डिजिटल चीज है, ठीक है, वो उसकी ओनरशिप मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। और आपने एक पेंटिंग डिजिटली बना के रखा है, स्टोर करके रखा है उसकी कॉपी, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में अपने पेंटिंग को स्टोर करके रखा है, आप वो बेच रहे हैं। क्या ये दोनों इक्वल है? ऐसा बोला नहीं जा सकता। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं नॉन फंजिबल। इक्वल होता तो फंजिबल, इक्वल होता तो फंजिबल, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन फंजिबल। ठीक है, तो दिस इज वन टोकन, दिस इज अनदर टोकन, एंड दीज टू आर नॉन फंजिबल टोकन्स। तो नॉन फंजिबल टोकन्स की ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड होगी? ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन का काम इतना ही है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। ये एक किताब है जिसमें आप बस लिखते जाओ क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसको बस लिखते जाओ, वही है ब्लॉकचेन। तो ये नॉन फंजिबल टोकन्स को भी रिकॉर्ड करने में काम आता है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ब्लॉकचेन यहां पे समझाया था मैंने आपको। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट कर लेते हैं, इजी सा पॉइंट, 5 पॉइंट ही करना। एसेट टोकनाइजेशन। व्हाट इज एसेट टोकनाइजेशन? देखो, सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग में है टोटल 3 फ्लोर्स। ठीक है, तो इस बिल्डिंग में टोटल 3 फ्लोर्स है।
नाउ आई वांट, अब ये बिल्डिंग है इंग्लैंड में, ठीक है, और मैं हूं यहाँ इंडिया पे। अब मेरे को चाहिए थोड़ा सा बिल्डिंग, थोड़ा सा बिल्डिंग, मतलब देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं पूरा फ्लोर खरीदूं। देयर आर टोटल 3 फ्लोर्स, मुझे ना ये फ्लोर खरीद, मतलब उतने पैसे नहीं कि मैं पूरा फ्लोर खरीदूं। मेरे को रहने से मतलब नहीं, आई डोंट वांट टू स्टे देयर, आई जस्ट वांट टू बाय अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है इसकी वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी तो अभी खरीद लेते हैं, तो आगे जब वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे फायदा होगा। बट मेरे को रहना नहीं है वहां पे, रहना होता तो पूरा घर खरीदना पड़ेगा, पूरा रूम खरीदना पड़ेगा, बेडरूम वॉशरूम सब मिला के खरीदना पड़ेगा, और मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को क्या करना है ना, मेरे को बस बिल्डिंग में थोड़ा सा भी हिस्सा मिल जाए, तो मैं उस बिल्डिंग का थोड़ा सा पार्ट ओनर बन जाऊं, फ्रैक्शनल ओनर बन जाऊं, एक फ्रैक्शन का भी मैं ओनर बन जाऊं तो मेरे को चलेगा। तो क्या किया जा रहा है पता है, इस बिल्डिंग को, ऑल्दो इट्स अ 3 स्टोरी बिल्डिंग, बट इस बिल्डिंग के ना 10 टुकड़े किए जा रहे हैं। कैसे, मतलब ऐसे काट काट के नहीं, डिजिटली इस बिल्डिंग का, सपोज इसकी वैल्यू है, सिंपल एक वैल्यू लेते हैं, सपोज इसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज, मान लो, ठीक है, मुझे पता है इंग्लैंड में रुपीज नहीं चलता है, बट मान लो इसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज, ठीक है, पूरी बिल्डिंग की वैल्यू है 10,000 रुपीज। हम लोग क्या करेंगे, इस 10,000 के 10 हिस्से करेंगे, डिवाइडेड बाई 10, तो एक वैल्यू आई 1,000 की। हम लोग ये 1,000 की ओनरशिप बेचेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इस पूरी बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 है, एक हिस्सा 1,000 का मिल रहा है। इफ एनीबडी वांट्स टू बाय इट, मैं बोलूंगा हाँ हाँ ये वाला मेरे को दे दे, 1,000 का हिस्सा मुझे दे दे। अब इस बिल्डिंग के टोटल 10 ओनर्स हैं, बिल्डिंग के टोटल 10 ओनर्स है, उस 10 में एक मैं भी हूं, 10 में एक मैं भी हूं। बिल्डिंग 3 फ्लोर का हो या 2 फ्लोर का हो या 1 फ्लोर का हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। बिल्डिंग के टोटल 10 ओनर है, जिसमें से एक मैं भी हूं। कल को बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो 10 ओनर्स को फायदा होगा, जिसमें से एक मुझे भी फायदा होगा। तो ये जो है ना, ये 1,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1,000 उस बिल्डिंग की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस बिल्डिंग के हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इस चीज को हम लोग बोलते हैं एसेट टोकन। मैंने जो खरीदा, मैंने बिल्डिंग नहीं खरीदी है, मैंने बिल्डिंग की वैल्यू की एक एसेट खरीदी है, जो उस बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ दैट आई हैव परचेज दिस एसेट टोकन, I can consider myself as a owner of the building. There are 10 owners. I am also one of the owner. The value will go up. All 10 of us will benefit. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस ऑनलाइन के जमाने में हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो 5 है, बहुत सिंपल सिंपल कोई भी 5 हम लोग तरीके देखेंगे। पहला है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मतलब किसी भी डेटा को कोड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, किसी भी डेटा को कोड में कन्वर्ट कर देना, सो दैट हैकर्स कैन नॉट आइडेंटिफाई। ठीक है, जैसे मेरा नाम है, अब मैं अपने नाम को किसी कोड में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, अब हैकर को क्या समझ में आएगा ये क्या है ना। तो किसी भी चीज को कोड में कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल सिग्नेचर। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, डिजिटल सिग्नेचर एक पेन ड्राइव जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको कंप्यूटर में आप फिट करके डिजिटली किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर पे होता तो पेन से साइन कर देते, बट ऑनलाइन है तो कैसे साइन करेंगे, तो डिजिटल सिग्नेचर इसके लिए यूज होता है, ठीक है। पेन ड्राइव जैसा दिखने वाला वो इंस्ट्रूमेंट है, उसको अपने लैपटॉप में इंसर्ट कीजिए और किसी भी डॉक्यूमेंट पे ओटीपी आएगा आपके फोन पे, ओटीपी देकर आप साइन कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे। इससे वेरीफाइड रहेगा कि हाँ एक जेन्युइन पर्सन ने साइन किया है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेट हो, जब भी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस किया जाए तो ओटीपी आए, ओटीपी के थ्रू ही फिर ट्रांजैक्शंस आगे बढ़े, तो इससे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड भी कम हो सकता है। नेक्स्ट होता है कुकीज। व्हाट आर कुकीज? देखो जब भी आप किसी वेबसाइट में जाते हो तो वो वेबसाइट आपके ब्राउजर में, जैसे गूगल क्रोम हो गया, तो वो वेबसाइट आपके ब्राउजर में कुकी के थ्रू इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जैसे मान लो आप Amazon के वेबसाइट पे गए, तो Amazon क्या करेगा, आपके गूगल क्रोम में, आपने गूगल क्रोम से लेट्स से Amazon खोला, तो व्हाट Amazon विल डू, Amazon एक गूगल क्रोम में कुकी डाल देगा। उस कुकी में क्या रहता है, उस कुकी में इंफॉर्मेशन रहता है कि आप Amazon पे आए तो आपने क्या सर्च किया, आपने क्या खरीदने की कोशिश की, आपने क्या कार्ट में ऐड किया, आप फिर खरीदते खरीदते रह गए, तो ये सारी चीजें और आपके क्रोम ब्राउजर में स्टोर कर देता है।
इससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करेंगे, वापस से जाएंगे, तो वो आपको वही सब इंफॉर्मेशन वापस से दिखाएगा। सपोज आपने जूते खरीदने के लिए आप गए थे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करोगे आप देखोगे जूतों को, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स वो आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो कैसे दिखा रहा है, उसको कैसे पता कि आप ये यही खरीदते हो या यही सब चीजें खरीदते हो? क्योंकि उसने कुकीज के थ्रू इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लिया है। तो आपने पहली बार क्या सर्च किया वो स्टोर रहता है। तो जब आप सेकंड टाइम जाते हो, इसीलिए बार बार जब आप जाते हो ना, तो आपको वही सब टाइप के गुड्स दिखाए जाते हैं। दुनिया में तो बहुत सारे गुड्स है, बट आपको वही क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपने पहले भी वो सर्च किया है और वो कुकीज के थ्रू स्टोर्ड है। तो जब कुकीज सेव किया जा रहा है ना, तो उसका इंफॉर्मेशन हमसे कंफर्म कर लेना चाहिए। ठीक है, इसीलिए वेबसाइट्स डायरेक्टली कुकीज सेव नहीं करते, आपसे पहले पूछा जाता है कि आप सेव करना चाहेंगे कि नहीं। तो इससे सिक्योरिटी बढ़ती है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, लास्ट वी आर डूइंग थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। देखो, जब भी दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होती है, जैसे ए, सपोज ए ने ट्रांजैक्शन किया बी के साथ, ठीक है, तो इनके बीच में अगर एक थर्ड पार्टी आ जाए, जैसे कि बैंक, तो ए ने पैसा भेजा तो बैंक के थ्रू भेजा, तो बी कल को डिनाई नहीं कर पाएगा कि मुझे मिला नहीं। क्योंकि अगर ए और बी ही सिर्फ दो पार्टी रहे तो कल को तो कोई भी डिनाई कर देगा, वो बी बोलेगा नहीं मुझे कोई पैसा नहीं मिला, जबकि ए ने भेजा है, ए ने पैसे भेजे, बी को पैसे मिले, बट बी बाद में बोलेगा नहीं मुझे नहीं मिले। तो एक थर्ड पार्टी होना चाहिए ना जो बोलेगा हाँ, मैंने देखा है, ए ने भेजा था। तो इसीलिए थर्ड पार्टी का होना थोड़ा जरूरी होता है, सो दैट नो बडी कैन डिनाई लेटर ऑन कि नहीं मुझे मिला नहीं था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है ई कॉमर्स। तो अब तक हम लोग ई बिजनेस देख रहे थे, अब ई कॉमर्स आता है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स है बस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। देखो, यहाँ पे बस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होगी और ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पेमेंट मिल जाएगा। तो जस्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड रिसीविंग पेमेंट, दिस इज ई कॉमर्स। ठीक है, ई बिजनेस और ई कॉमर्स अलग कैसे है? तो ई कॉमर्स तो बस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है, ई बिजनेस में और भी एक्टिविटीज आ जाते हैं। ठीक है, ई बिजनेस जो है इसमें ऑल एक्टिविटीज आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पे जाके चैट ऑप्शन आता है आजकल, तो आप चैट कर रहे हैं बॉट के साथ कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए। आपने कोई खरीद बिक्री नहीं की, आपने कोई बाइंग सेलिंग नहीं किया, आपने जस्ट चैट किया, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पता लगा रहे हैं, आप उसकी प्राइस पूछ रहे हैं, आप रीड कर रहे हैं डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट। तो दिस इज ऑल्सो ई बिजनेस। तो ई बिजनेस इज एक्चुअली बिगर टर्म, ई कॉमर्स इज अ स्मॉल टर्म। ई कॉमर्स मतलब बस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बट ई बिजनेस में अदर एक्टिविटीज भी आ जाते हैं। ठीक है, अब एक टर्म जो आजकल बहुत फेमस हो गया वो है क्विक कॉमर्स, जिसे क्यू कॉमर्स कहते हैं। क्विक कॉमर्स में क्या होता है? जो ब्लिंकिट करता है, जो स्विगी इंस्टामार्ट कर रहे हैं, 10 मिनट में गुड्स आपके घर पे, 15 मिनट में गुड्स आपके घर पे, तो ये होता है क्विक कॉमर्स। ई कॉमर्स में तो फिर भी थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आप अमेजोन से कुछ खरीदेंगे तो 2 दिन लगेगा आपके घर आने में, फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदेंगे तो 2 दिन लगेगा, बट ब्लिंकिट से या फिर जेप्टो से या फिर जो स्विगी इंस्टामार्ट है, क्विक कॉमर्स से खरीदने से क्या होता है? 2 दिन नहीं लगते, 3 दिन नहीं लगते, वो 10 मिनट 15 मिनट में आपके घर पे पहुंचा देते गुड्स। तो उनका एक लोकल गोडाउन होता है और लोकल गोडाउन में वो सारी चीजें मेंटेन करते हैं, आपके घर के आसपास ही रहते हैं, 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर पे रहते हैं। और जैसे ही आप खरीदते हैं वो प्रोडक्ट, वो अपने गोडाउन से लाके आपको तुरंत इमीडिएटली 10 से 15 मिनट में वो दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड क्विक कॉमर्स। अब हम लोग एक बार देखते हैं क्विक कॉमर्स के क्या, अच्छा क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसमें विद इन मिनट्स डिलीवर होता है। ठीक है, और ई कॉमर्स में विद इन डेज डिलीवर होता है। ठीक है, हाँ, बट ई कॉमर्स में ब्रॉड रेंज ऑफ आइटम मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। क्विक कॉमर्स में आपको उतना ही मिलेगा जो आपके गोडाउन में है, वो राशन का सामान में बेसिकली देते हैं, बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीजें नहीं खरीद मिल पाएगी वहां से। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दो दो करके याद कर लेना। देखो, सबसे पहला होता है स्पीड एंड कन्वीनियंस। आपको अभी रात को मैप ऑफ इंडिया चाहिए, ठीक है, या ग्राफ पेपर चाहिए, रात के 10 बज रहे हैं, तो भी आप मंगा सकते हैं, 10 मिनट के अंदर वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी टाइम कितना भी जल्दी चाहिए ये मिल सकता है अगर इसकी प्रेजेंस है आपके घर के आसपास तो। और आप एक पॉइंट ये कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 3, सिंपल सा पॉइंट है कि इससे कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है। कस्टमर की लॉयल्टी तभी बढ़ेगी जब कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, एंड कस्टमर इसमें ज्यादा सेटिस्फाइड होता है क्योंकि उसे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। इट्स नॉट अ वेट ऑफ 3 days या 4 days या 5 days, द गुड्स आर कमिंग इन 10 मिनट्स। और ऐसा नहीं है कि झूठ बोलते हैं कि 10 मिनट बोल के 4 घंटे बाद आ रहे, वैसा भी नहीं है। 10 मिनट बोलते हैं तो 10-12 मिनट में पहुंच ही जाते हैं। तो इससे क्या है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ती है।
बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। अगेन आप 2 पॉइंट करके चलिएगा। इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत आता है क्योंकि आप एक गोडाउन मेंटेन कर रहे हैं। गोडाउन में बहुत सारी चीजें होती है जिसको आपको एक टेम्परेचर में मेंटेन करना पड़ता है। जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स या चॉकलेट या आइसक्रीम, ये सबको आपको एक टेम्परेचर में मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो खराब हो जाएंगे। तो कस्टमर ऑर्डर नहीं कर रहा है तो भी आपको मेंटेन करके रखना है। तो दिस लीड्स टू हायर ऑपरेशनल कॉस्ट। और आप एक कर सकते हो ये पॉइंट जो हमने ऑलरेडी ऊपर में भी डिस्कस किया कि इनका जो प्रोडक्ट का रेंज होता है वो थोड़ा लेस होता है। ठीक है, सिर्फ खाने पीने की चीजें और छोटी मोटी जरूरत वाली चीजें ही बेचते हैं ये लोग। जो बड़े हैवी गुड्स होते हैं वो सब इनके पास जनरली अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ट्रेडिशनल कॉमर्स में ही जाना पड़ेगा। इसमें बहुत बड़े लेवल के गुड्स, बल्कि गुड्स, हैवी गुड्स, वो सब ये लोग नहीं बेचते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो क्विक कॉमर्स है, जैसे कि ब्लिंकिट है, स्विगी इंस्टामार्ट है, जेप्टो है, और भी बहुत सारे हैं। तो इन लोगों को एआई से क्या हेल्प मिल रहा है? ठीक है, हाउ इज एआई इन्फ्लुएंसिंग दिस बिजनेस? तो सबसे पहली बात, डिमांड की फोरकास्टिंग हो जाती है। एआई इनको बता देता है कि कब कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा। जैसे कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी रक्षाबंधन आने वाली है। 10 डेज के अंदर में रक्षाबंधन आएगी। तो रक्षाबंधन में क्या क्या गुड्स बिकेंगे, कौन सी मिठाइयां बिकेंगी, कौन से चॉकलेट ज्यादा बिकेंगे, रक्षाबंधन के लिए कौन से गिफ्टिंग आइटम्स बिकेंगे, तो ये एआई उनको सजेस्ट करके दे देता है सो दैट वो ऐसे आइटम्स के स्टॉक पहले से मंगा के रख ले। तो एआई उनको क्या स्टॉक मंगाना है ये सजेस्ट कर दे रहा है। फिर रूट ऑप्टिमाइजेशन, जो इनका डिलीवरी पर्सन होता है वो क्विकली कौन से रूट से आपके घर पहुंच सकता है, ये एआई उसको बता देता है। एआई जीपीएस के हेल्प से ट्रैक कर लेता है कि कौन से रूट में अभी जैम लगा हुआ है, तो दूसरे रूट से वो आपको फास्टेस्ट पॉसिबल रूट बता देगा। ठीक है, क्योंकि आप तो रास्ते में, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन एआई ट्रैक कर लेता है, जीपीएस के हेल्प से ट्रैक कर लेता है और आपको बता देता है कि विच विल बी द शॉर्टेस्ट रूट टू रीच द कंज्यूमर। इसीलिए तो ये लोग 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। फिर आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपका कौन सा स्टॉक कम हो रहा है, कौन सा स्टॉक बहुत ज्यादा है, तो ये सब की इंफॉर्मेशन आपको एआई बता देता है। जो स्टॉक कम होने वाला है उसको आप फिर से परचेज कर लो, इससे पहले कि खत्म हो जाए आप नया परचेज कर लो। जो स्टॉक आपका है अभी अभी उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, तो एआई के हेल्प से आप पैसे को करेक्ट वे में मैनेज कर सकते हैं बाय बाइंग द राइट स्टॉक। उसके बाद कस्टमर के लिए भी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, हाइपर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। आप किस टाइप के गुड्स खरीदते हैं वो आपको ज्यादा दिखाए जाएंगे। जैसे आप चॉकलेट चिप्स ज्यादा खरीदते हो तो आपको चॉकलेट चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब टाइप की चीजें ज्यादा दिखाई दिखाई जाएंगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि हेडफोन्स, चार्जर्स वगैरह या पावर बैंक, ऐसी चीजें खरीदते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज्यादा दिखाई जाएंगी। तो जो जैसा परचेज करता है उसको वैसा ही पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दिलाया जाएगा। ये एआई के हेल्प से होता है। ठीक है, डायनामिक प्राइसिंग मतलब चेंजिंग प्राइसिंग, प्रोडक्ट के हिसाब से और समय के हिसाब से। देखो बहुत सारे प्रोडक्ट है जो गोडाउन में पड़े पड़े खराब होने वाले होते हैं, तो एआई ऑटोमेटिकली उन पे डिस्काउंट लगा के उनको निकलवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो देर आर प्रोडक्ट जिसका हो सकता है एक्सपायरी डेट सामने आ रहा है, तो एक्सपायर हो जाए, पड़े पड़े एक्सपायर हो जाए, इससे बढ़िया कस्टमर को डिस्काउंट देके वो निकाल दिया जाए। तो प्राइसिंग चेंज करना, कब कौन से गुड्स पे कैसा प्राइसिंग रखना है, किस पे डिस्काउंट देना है, किसको कब निकालना है, तो ये सब एआई खुद करता रहता है। उनको प्रमोट कर देगा, उनके पे डिस्काउंट लगा देगा सो दैट वो गुड्स जल्दी निकल जाए। तो एआई इज हेल्पिंग क्विक कॉमर्स इंडस्ट्रीज इन अ पॉजिटिव वे। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है चैटबॉट का। तो चैटबॉट्स क्या होते हैं? जब आप किसी वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे चैट का ऑप्शन आता है। कोई रियल पर्सन वहां पे चैटिंग नहीं करता। आप जोमेटो में भी देख सकते हो, जोमेटो में भी है। तो जब आपका गुड्स अगर लेट हो रहा है तो आप चैट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि वेयर इज माय गुड्स, तो वो आपको ट्रैक करके बता देंगे। तो एक्चुअली में कोई इंसान नहीं होता वहां पे, वो चैटबॉट्स होते हैं। ठीक है, ये एआई ड्रिवन होते हैं और एआई पावर्ड होते हैं और वो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं हम लोग। ये भी हाइपर पर्सनलाइज्ड है, मतलब आप जैसा जैसा सर्च करेंगे, चैट चैटबॉट आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और फिर आपको उसी टाइप के गुड्स की और सजेशन और रिकमेंडेशन देना देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे आप एक ऑनलाइन बुक खरीदने गए तो आप हो सकता है मिस्ट्री रिलेटेड बुक्स खरीदते हैं, तो एआई जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे उस वेबसाइट पे तो एआई ऑटोमेटिकली आपको मिस्ट्री रिलेटेड बुक्स के, नए बुक्स के रिकमेंडेशन देना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, प्रोएक्टिव एंगेजमेंट मतलब जरूरी नहीं है कि आपने कुछ किया तो ही आपसे चैट करेगा, आपने सवाल पूछा तो ही आपको रिप्लाई देगा। कभी कभी ये प्रोएक्टिव रहते हैं, मतलब आपने पूछा नहीं फिर भी आपको, जैसे कि मान लो आप एक वेबसाइट पे गए, आपको वहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या खरीदे, तो आप वेबसाइट से निकलने जा रहे हो, जैसे ही आप क्रॉस पे क्लिक करने जाते हैं ये आ जाते हैं, ये बीच में आ जाएंगे और ये लिखेंगे कि हाउ कैन वी हेल्प यू, व्हाई आर यू लीविंग,
इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो आपने कुछ इनसे पूछा नहीं, बट ये ऑटोमेटिकली प्रोएक्टिवली आ जाते हैं आपसे बात करने के लिए। ठीक है। ओमनी चैनल प्रेजेंस होता है, मतलब आप वेबसाइट में इनसे बात करो या फिर इनके व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से बात करो, ये आपको इक्वली रिप्लाई देंगे। आप एसएमएस से बात कीजिए, व्हाट्सएप में बात कीजिए इनसे, या इनके वेबसाइट पे जाके चैट कीजिए। ठीक है, ये हर जगह आपको सेम टाइप के ही रिप्लाई देंगे। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे बहुत अच्छा रिप्लाई मिलेगा और इनके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने से ये प्रॉपर रिप्लाई नहीं देंगे। हर जगह ये एआई के हेल्प से आपको सेम लेवल ऑफ रिप्लाईज मिलेगा। ये आपकी सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखेगा, क्योंकि लोग बहुत बार वेबसाइट पे कंप्लेन करने जाते हैं तो उस टाइम बहुत गुस्से में रहते हैं और बहुत अनाप शनाप लिख देते हैं। लेकिन ये आपके इमोशंस को समझेगा। ठीक है, ये आपके इमोशंस को समझेगा और आपके इमोशंस को समझ के आपको आंसर देगा। ऐसा नहीं है कि ये रोबोट है तो मतलब एक ही फ्लो में आंसर देगा। ये आपके गुस्से को भी समझेगा और आपको काम डाउन करने की भी कोशिश करेगा। ठीक है। और कन्वर्सेशनल एआई है, ये आपसे बातें करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिप्लाईज देने के लिए, दे आर नॉट ओनली फॉर रिप्लाईज। ऐसा आपको लगेगा कि जैसे कि आप सच में किसी पर्सन से बात कर रहे हो, जैसे चैट जीपीटी आज के टाइम में। ठीक है, इट्स नॉट कि आपने कुछ कमांड दिया और वो बदले में रिप्लाई आएगा, वैसा नहीं। आपको फील ही नहीं होगा कि आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो। वो हंसने का भी वो साउंड करेगा, वो आपसे पूरा ह्यूमन इमोशंस के तरीके से बात करेगा। ठीक है। आई डोंट नो आपको कुछ बाहर से साउंड आ रहा है कि नहीं। एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है तो कुछ आई डोंट नो आपको कितना साउंड आ रहा है माइक में। आई डोंट नो कितने साउंड कैच कर रहा है, बट ठीक है, कुछ साउंड आ रहे हैं, मुझे तो कानों में आ रहे हैं, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। बट ठीक है, चलो चैप्टर एंड हो गया हमारा। एंड आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि आपको कितना समझ में आया। जो ब्लॉक चेन वाला पार्ट है, दैट इज समथिंग विच यू शुड डू अगेन एंड अगेन। ठीक है, बार बार करने से ही समझ में आएगा। इट इज नॉट अ वन टाइम पोर्शन। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।